नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग आधुनिकीकरण की ओर नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो ये NCERT स्टैंडर्ड 11th हिस्ट्री की किताब और इसमें से आपका ये चैप्टर आधुनिकीकरण की ओर, मॉडर्नाइजेशन, ये आधुनिकीकरण की ओर हम कैसे बढ़ें, हमारा विश्व कैसे आधुनिकीकरण को स्वीकार किया और कैसे उसकी तरफ आगे बढ़ा, ये सारा कुछ इस पाठ में मिलने वाला है। तो देखते हैं। पिछले भाग में आपने मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक विश्व की कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया, जैसे सामंतवाद, यूरोप में पुनर्जागरण और यूरोप तथा अमेरिका के बीच संपर्क अथवा टकराव। जैसा कि आप समझ गए होंगे, आधुनिक विश्व को बनाने में जिन घटनाओं का योगदान रहा वे इसी समय हुई। खासतौर से 15वीं शताब्दी के मध्य से विश्व इतिहास के दो अन्य परिवर्तनों ने ऐसी जमीन तैयार की जिसे आधुनिकीकरण कहा गया, मॉडर्नाइजेशन। यह थे औद्योगिक क्रांति और राजनीतिक क्रांतियों की लड़ी लग गई, सीरीज बन गई, जिसने प्रजा को नागरिक में तब्दील कर दिया। प्रजा अब नागरिक बन गए, मतलब गांव नहीं, अब वो नगर बन गए और नगर में रहने वाले नागरिक हुए। उनके राइट्स हो गए, अधिकार हो गए। पहले राजा था, उसकी प्रजा थी। प्रजा मतलब राजा की हर बात को मानेगी, लेकिन नागरिक हो गए जिनके कुछ हक हुए। अब वो सिविक पर्सन हो गए, जिनको राइट्स मिल गए, संवैधानिक अधिकार मिल गए। अब वो नागरिक हो गए। तो नागरिक और प्रजा में फर्क हुआ। प्रजा वो है जिसका सारा कुछ राजा है, राजा उसका माई बाप। लेकिन नागरिक वो जिसका अपना अलग अस्तित्व है, जिसको राइट है, जिसको संविधान के द्वारा एक मनुष्य होने की पहचान मिली हुई है। इन राजनीतिक क्रांतियों की शुरुआत अमेरिकी क्रांति 1776 से 81 और फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 94 से हुई। ये अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा ही इंसान को इंसान बनने की ताकत मिली। प्रजा से व्यक्ति नागरिक की यात्रा को करने में सफल हुआ। ब्रिटेन दुनिया का पहला औद्योगिक राष्ट्र रहा है। विषय 9 में आप इसका अध्ययन करेंगे कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। लंबे अरसे से यह समझा जाता था कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण ने दूसरे देश के औद्योगिकरण के लिए आदर्श नमूना मॉडल प्रस्तुत किया। विषय 9 में किए गए विचार विमर्श से आपको पता चलेगा कि इतिहासकारों ने औद्योगिकरण संबंधी पहले के कुछ विचारों को लेकर प्रश्न उठाए हैं। हालांकि प्रत्येक देश ने दूसरों के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा, फिर भी उसने औद्योगिकरण के प्रस्तुत नमूनों का अंधानुकरण भी नहीं किया। मिसाल के तौर पर ब्रिटेन में कोयला और सूती कपड़े के उद्योगों का विकास औद्योगिकरण के पहले चरण में हुआ, जबकि रेलवे के आविष्कार ने इस प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत की। अन्य देशों जैसे रूस में औद्योगिक विकास काफ़ी देर से शुरू हुआ। 19वीं शताब्दी के आखिर में यहाँ रेलवे और भारी उद्योग औद्योगिकरण के पहले चरण में ही विकसित होने लगे। इसी तरह औद्योगिकरण में राज्य और बैंकों की भूमिका प्रत्येक देश में भिन्न भिन्न रही है। विषय 9 में जिस तरह ब्रिटेन के औद्योगिक विकास की चर्चा की गई है, उससे अन्य औद्योगिक देशों जैसे अमेरिका और जर्मनी, जो महत्वपूर्ण औद्योगिक शक्तियां रहे हैं, कि औद्योगिक प्रगति के बारे में आपकी जिज्ञासा जगेगी। विषय 9 इस बात पर भी जोर देता है कि ब्रिटेन को औद्योगिकरण की कितनी मानवीय और भौतिक कीमत चुकानी पड़ी। गरीब मजदूर, खासकर बच्चों की दुर्दशा, पर्यावरण का क्षय और हैजा तथा तपेदिक की महामारियां। इसी तरह से विषय 11 में आप जापान में कैडमियम और
पाड़े के फैलने से हुए औद्योगिक प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। जापान और कैडमियम के फैलने से औद्योगिक प्रदूषण हुआ था, ये पढ़ा जाएगा आगे वाले चैप्टर में, जिसने लोगों को अंधाधुंध औद्योगिकरण के खिलाफ जन आंदोलन करने के लिए जागृत किया। यूरोपीय शक्तियों ने औद्योगिक क्रांति के बहुत पहले से अमेरिका, एशिया और दक्षिण अफ्रीका के हिस्सों में उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। 10वां विषय आपको यूरोपीय उपनिवेशों द्वारा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के साथ किए गए बर्ताव की कहानी बताता है। आबादकारों की बुर्जुआ मानसिकता ने उन्हें जमीन और पानी से लेकर सब कुछ बेचने और खरीदने के लिए प्रेरित किया, लेकिन मूल निवासी जो यूरोपीय अमेरिकियों को असभ्य नजर आते थे का पूछना था, अगर आप हवा की ताजगी और पानी के बुलबुलों के मालिक नहीं हैं तो उसे कोई कैसे खरीद सकता है। मूल निवासियों को जमीन, मछली और जानवरों का पर मालिकाना हक जताने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उन्हें इन चीज़ों को बेचने और खरीदने की वस्तुओं के रूप में बदलने की कोई इच्छा नहीं थी। अगर चीज़ों के आदान प्रदान की जरूरत थी तो उन्हें आसानी से उपहार में दिया जा सकता था। जाहिर है कि मूल निवासी और यूरोपीय सभ्यता की प्रतियोगी अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मूल निवासियों ने यूरोपीय अतिवृष्टि टू मच रेन से अपनी संस्कृति को मिटने नहीं दिया। हालांकि 20वीं सदी के मध्य की अमेरिकी और कनाडा की सरकारें चाहती थीं कि मूल निवासी मुख्य धारा से जुड़ें। इसी दौर में ऑस्ट्रेलिया में सत्ताधारियों ने उनकी परंपरा और संस्कृति को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने का प्रयास किया। यूरोपीय शक्तियों ने औद्योगिक क्रांति के बहुत पहले से अमेरिका, एशिया और दक्षिण अफ्रीका के हिस्सों में उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। 10वां विषय यूरोपीय उपनिवेशों द्वारा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के साथ किए गए बर्ताव की कहानी बताता है। आबादकारों की बुर्जुआ मानसिकता ने उन्हें जमीन और पानी से लेकर सब कुछ बेचने और खरीदने इसी दौर से ऑस्ट्रेलिया में सत्ताधारियों ने उनकी परंपरा और संस्कृति को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने का प्रयास किया। किसी को हैरत हो सकती है कि आखिर मुख्यधारा का मतलब क्या है। आर्थिक और राजनीतिक शक्ति किस तरह मुख्यधारा की संस्कृति के निर्माण को प्रभावित करती है। पश्चिमी पूंजीवाद, व्यापारिक और औद्योगिक और वित्तीय और 20वीं सदी के शुरू के जापानी पूंजीवाद ने तीसरी दुनिया के बहुत से हिस्सों में उपनिवेश बनाए। इनमें से कुछ ऐसे उपनिवेश थे जहां यूरोपीय गोरे लोग बस गए। अन्य, जैसे कि भारत में ब्रिटिश शासन, सीधे औपनिवेशिक नियंत्रण के उदाहरण हैं। 19वीं और प्रारंभिक 20वीं सदी का चीन उपनिवेशवाद की तीसरी किस्म का उदाहरण है। यहाँ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका और जापान ने बिना सत्ता हाथ में लिए चीन के मामलों में दखल अंदाजी की। उन्होंने देश के संसाधनों से भरपूर फायदा उठाया। इससे चीन की प्रभुसत्ता को गंभीर ठेस पहुंची और चीन का दर्जा अर्ध उपनिवेश का हो गया। लगभग सभी देशों में शक्तिशाली राष्ट्रीय आंदोलनों ने औपनिवेशिक शोषण को चुनौती दी। वैसे राष्ट्रवाद बिना औपनिवेशिक संदर्भ के भी उभरा, जैसे कि पश्चिम या जापान में। सभी किस्मों के राष्ट्रवाद लोक प्रभुसत्ता के सिद्धांतों पर आधारित हैं। राष्ट्रीय आंदोलनों का मानना है कि राजनीतिक सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए और इसी वजह से राष्ट्रवाद एक आधुनिक अवधारणा, नेशनलिज्म एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट, राष्ट्रवाद एक आधुनिक अवधारणा है। नागरिक राष्ट्रवाद भाषा, धर्म, जाति और लिंग पर
ध्यान दिए बिना प्रभुसत्ता सभी लोगों के हाथ में प्रदान करता है। यह है राष्ट्रवाद क्या है, तो प्रभुसत्ता सभी लोगों के हाथ में प्रदान करता है बिना भाषा, धर्म, जाति और लिंग पर ध्यान दिए। यह बराबर अधिकार वाले नागरिकों का समुदाय बनाने की कोशिश करता है और राष्ट्रीयता को जातीयता और धर्म से परे हटकर नागरिकता से परिभाषित करता है। जिसको नागरिकता मिली वो नागरिक हुआ और नागरिक को मनुष्योचित अधिकार होंगे। जातीय और धार्मिक राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता का निर्माण किसी भाषा, धर्म या कुछ परंपराओं के इर्द गिर्द बनाने की कोशिश करते हैं, जहां लोगों को जातीयता के आधार पर परिभाषित किया जाता है, समान नागरिक के आधार पर नहीं। बहुजातीय देश में जातीय राष्ट्रवादी प्रभुसत्ता चुने हुए समुदायों तक सीमित कर सकते हैं, जिन्हें अल्पसंख्यक समुदायों की तुलना में बेहतर समझा जाता है। समसामयिक काल में अधिकतर पश्चिमी देश राष्ट्रीयता की जातीयता की बजाय समान अधिकारों से परिभाषित करते हैं। एक प्रमुख अपवाद जर्मनी है, जहां जातीय राष्ट्रवाद की विचारधारा का लंबा और कष्टदायी इतिहास रहा है। यह इतिहास एक तरह से 1806 में जर्मन राज्यों पर फ्रांस के शाही कब्जे के खिलाफ प्रतिक्रिया से शुरू हुआ। नागरिक राष्ट्रवाद की विचारधारा विश्व भर में जातीय धार्मिक राष्ट्रवाद के साथ प्रतियोगिता करती आई है। यही हाल आधुनिक भारत, चीन और जापान में भी रहा है। जैसे औद्योगिकरण के भिन्न भिन्न तरीके रहे हैं, वैसे ही आधुनिकीकरण के कई मॉडल देखने को मिले हैं। विभिन्न समाजों ने अपनी विशिष्ट आधुनिकता विकसित की है। इस मामले में जापानी और चीनी उदाहरणों से बहुत कुछ समझ में आता है। जापान उपनिवेशी नियंत्रण से आज़ाद रहने में सफल रहा। 20वीं सदी के दौरान तेजी से आर्थिक और औद्योगिक प्रगति कर सका। द्वितीय विश्व युद्ध में हुई शर्मनाक हार के बाद जापानी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण को केवल युद्ध के बाद के चमत्कार के रूप में नहीं देखना चाहिए। जैसा कि विषय 11 दिखाता है, यह उस उन्नति का नतीजा था जो जापान 19वीं और 20वीं शताब्दी के शुरू में बनाने में कामयाब हुआ था। उदाहरण के लिए, क्या आपको मालूम है कि 1910 तक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए फीस लगभग खत्म हो गई थी और सब बच्चों के लिए दाखिला अनिवार्य था। फिर भी जापानी आधुनिकीकरण की अन्य किसी भी देश की तरह अपनी दिक्कतें भी थीं। लोकतंत्र और सैन्यवाद के बीच, जातीय राष्ट्रवाद और नागरिक राष्ट्र निर्माण के बीच, जिसे बहुत से जापानी परंपरा और पश्चिमीकरण कहते हैं। चीनियों ने अपनी औपनिवेशिक शोषण का और अपने नौकरशाह सामंत वर्ग का प्रतिरोध किसान विद्रोह और क्रांति के जरिए किया। 1930 के दशक के शुरुआती सालों में चीनी साम्यवादी पार्टी, जिसकी ताकत किसानों में थी, ने औपनिवेशिक शक्तियों का और देश के कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे राष्ट्रवादियों का सामना करना शुरू किया। उन्होंने अपने विचार देश के कुछ चुने हुए हिस्सों में आजमाने शुरू किए। उनकी सामंतवादी विचारधारा, भूमि सुधारों पर जोर और महिलाओं की समस्याओं के प्रति जागरूकता ने 1949 में विदेशी उपनिवेशवाद और राष्ट्रवादियों को उखाड़ फेंकने में मदद की। एक बार सत्ता में आने के बाद वे असमानताएं घटाने, शिक्षा फैलाने और राजनीतिक जागरूकता बनाने में सफल रहे। इसके बावजूद देश के एक पार्टी ढांचा और अन्य प्रायोजित दमन ने 1960 के दशक के मध्य के बाद राजनीतिक व्यवस्था के साथ बढ़ते असंतोष में योगदान किया। लेकिन साम्यवादी पार्टी काफ़ी हद तक देश पर अपना नियंत्रण रख पाई है, क्योंकि बाजार के कुछ सिद्धांतों को अपनाकर उसने खुद का पुनराविष्कार किया और चीन को आर्थिक शक्ति में तब्दील करने के लिए कड़ी मेहनत की है। विभिन्न देश ने आधुनिकता को अलग अलग तरीके से समझा है और अलग अलग तरीकों से प्राप्त करने की कोशिश की है। हर रास्ता अपनी परिस्थिति और विचारों के संदर्भ में दिलचस्प कहानी पेश करता है।
रास्ता जो व्यक्ति या राष्ट्र अख्तियार करता है वह वहाँ की परिस्थितियों के कारण ही होता है। तो भिन्न भिन्न रास्ते इसलिए पकड़े गए कि वहाँ की भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ थीं, लेकिन उद्देश्य एक ही था, अंततः आधुनिकीकरण करना। हर रास्ता यह भाग उस कहानी के कुछ पहलुओं से आपका परिचय करवाएगा। इसमें कालक्रम आपको मिला है 1700 से 2000 ईस्वी तक के कालक्रम दिए गए हैं, प्रमुख घटनाओं के कार्यक्रम। यह काल रेखा आपको यह बताएगी कि पिछले 300 वर्षों में दुनिया के अलग अलग भागों में क्या घटित हो रहा था और किस प्रकार विभिन्न देश के लोग हमारे आधुनिक विश्व के निर्माण में क्या योगदान दे रहे थे। आपको यह विश्व के में पिछली शताब्दी में हुए अफ्रीका के देश अफ्रीका के दास व्यापार और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद शासन की स्थापना, यूरोप में सामाजिक आंदोलनों और राष्ट्र राज्यों के निर्माण, साम्राज्यिक शक्तियों के विस्तार, उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया, जनतंत्रीय और उपनिवेश विरोधी आंदोलनों के विषय में बताएगी। यह आपको कुछ उन अन्वेषणों और प्रौद्योगिक विकास के विषय में भी जानकारी देगी जो आधुनिकता संबंधी विचारों के सहयोगी रहे। जैसा कि सभी काल रेखाओं के साथ हुआ है, काल रेखा कुछ तिथियों पर ही प्रकाश डालती है। इसके अलावा कुछ और तिथियां भी हैं जो महत्वपूर्ण हैं। जब आप इन काल रेखाओं की कड़ियों को देखते हैं तो यह ना सोचें कि आपको केवल इन्हीं तिथियों को ही जानना है। इसका ही पता लगाएं कि क्यों विभिन्न कालों की काल रेखाएं विभिन्न तिथियों पर प्रकाश डालती हैं और उनका चयन आपको यह सब बताता है। तो ये आपको है 1720 से 30 पश्चिम अफ्रीका में स्थित दाहूमी के राजा आगाज ने दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। 1740 ईस्वी में इसे फिर से लागू किया गया। 1730 से 40 कैरोलस लिनियस ने पौधों और जानवरों का वर्गीकरण के लिए एक वर्गीकीय प्रणाली की खोज की। 1735 में 1750 से 60 दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में पहली बार चेचक 1755 का प्रकोप हुआ जिसे नाविकों ने फैलाया। इस प्रकार से ये प्रमुख घटनाएं और प्रमुख तिथियां हैं। जैसे 1780 से 90 में फ्रांसीसी क्रांति प्रमुख घटना थी, 1789 में स्टार्ट हुई। उसी तरह से ये है कि 1800 से 1810 मोहम्मद अली ने मिस्र में शासन किया। 1805 से 48 मिस्र ओटोमन साम्राज्य से अलग हो गया। ये प्रमुख घटनाएं। 1820 से 30 पश्चिम अफ्रीका में लाइबेरिया की स्थापना हुई 1822 में, जो स्वतंत्र दासों का देश था। लुई ब्रेल ने अंगुलियों से पढ़ने की प्रणाली को विकसित किया 1823 में। इंग्लैंड में यात्री रेलगाड़ी चलाई गई 1825 में। 1830-40 अब्दुल कादिर ने फ्रांसीसियों के अल्जीरिया में बसने के विरुद्ध 1832 से 47 आंदोलन किया। (1860 से 70 में रूसी कृषि दासों को स्वतंत्र किया गया। 1861 की घटना है ये। 1870 से 80 जर्मनी और इटली एक संयुक्त राष्ट्र राज्यों के रूप में उभर कर आए। जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ। 1880 से 90 में यूरोप के लोगों का अफ्रीका के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। 1890 से 1900 में पहली फिल्म का निर्माण। 1895 पहला ओलंपिक खेल एथेंस में संपन्न हुआ। 1900 से 1910 महात्मा गांधी ने नस्लवादी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह की वकालत की। 1906 में 1910 से 1920 दक्षिण अफ्रीका ने श्वेत लोगों के लिए 87% भूमि आरक्षित करने हेतु कानून बनाए। 1913 में प्रथम विश्व युद्ध। 1914 से 18 1917 की रूसी क्रांति। 1920-30 मुस्तफ़ा कमाल के नेतृत्व में तुर्की गणराज्य बना। अंगोला से मोजाम्बिक तक प्रथम ट्रांस अफ्रीकी रेल सेवा पूर्ण हुई 1931 में।
हिटलर ने जर्मन शासन की बागडोर हथियारी 1933 में। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45। दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी नेशनल पार्टी की विजय 1948 में। रंगभेद नीति की स्थापना। ब्रिटेन ने आयरिश स्वतंत्रता को मान्यता दी 1949 में। 1950-60 उप सहारा अफ्रीकी क्षेत्र में घाना प्रथम स्वतंत्र देश बना। 1957 में डीएनए की खोज हुई। रूस ने अंतरिक्ष यान स्पुतनिक भेजा 1957 में। 1960-70 अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना 1963। यूरोप में विरोध आंदोलन 1968। 1980-90 में मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत रूस के नेता बने। संपूर्ण विश्व में वेब का आरंभ 1989। 1990 से 2000 दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को रिहा किया गया। 1990 रंगभेद को समाप्त करने की प्रक्रिया आरंभ हुई। वैज्ञानिकों ने डॉली क्लोन भेड़ बनाई, जिससे आनुवंशिक इंजीनियरिंग की सीमा के बारे में नए विवाद प्रारंभ हुए। एशिया और दक्षिण एशिया की कहानी 1720 से 30 गुजिन तुशु जीचेंग नामक सबसे विशाल विश्वकोश को चीन के मंचू शासक कांगशी ने छपाकर अधिकृत किया। 1740 से 1750 मराठों ने उत्तरी भारत में अपनी प्रभुता का विस्तार किया। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब को प्लासी के युद्ध में पराजित किया। अंग्रेजों ने भारत से चीन को अफीम का निर्यात किया, जिसमें अत्यधिक वृद्धि हुई। 1780 से 90 की घटना। और 90 से 1800 रंजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज्य की स्थापना की। ये आपको सभी प्रमुख घटनाएं हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़ लें, ये जरूरी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। ये आपको कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इनसे बहुत सहायता मिलेगी, तो इनको मैंने हाईलाइट इसीलिए किया कि आप इसको एक तरफ से देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद के वीडियो में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति, वो इसके बाद के वीडियो में। थैंक यू फॉर व्यूइंग, हैव ए नाइस डे।